आज की कहानी की शुरुआत होती है। हमें बताया जाता है कि दुनिया भर में एक प्लाग फैल चुका है जिसमें आदमियों को कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों के लिए किसी विनाश से कम नहीं है। लगभग पूरी ही फीमेल खत्म हो चुकी है इस दुनिया से, लेकिन एक लड़की है जो अभी जिंदा है और वो भी अपने पिता के साथ इस जंगल के बीच में है। रेज, जिसे देखकर आप कह नहीं सकते कि ये लड़की है, क्योंकि इसके पिता हेनरी ने उसे लड़के का रूप दिया ताकि किसी भी मर्द को पता ना चले, वरना वो उसका हाल करेगा जो जीते जी वो देख नहीं सकता। रेज का शरीर वैसा नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम और लड़कियों से अलग है और इसीलिए वो उसे वो प्लाग अभी तक छू नहीं पाया। हेनरी की पूरी कोशिश है आगे भी चलकर वो सेफ ही रहे। अब दोनों एक कैंप के अंदर सोए हुए बातें कर रहे थे। दरअसल रेज जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसे तो सही से उनकी शक्ल तक याद नहीं है, इसीलिए हेनरी उसे हमेशा क्लारा की कुछ न कुछ बातें बताता रहता है ताकि वो उन बातों से सीखे कि कैसे जिंदगी को जिया जाता है, कैसे उसे महसूस किया जाता है और सबसे बड़ी चीज कैसे सही और गलत में फर्क पहचाना जाता है। पूरी रात ये दोनों आपस में यही बातें करते रहते हैं और कब सुबह हो गई पता नहीं चला। हेनरी बाहर निकला तो वहाँ एकदम सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। जो चीज उसके लिए डरानी नहीं बल्कि खुशी की बात है, क्योंकि अभी मर्द तो जिंदा ही है तो वो किसी भी समय कहीं भी उन पर हमला कर सकते हैं। रेज की जब आंख खुली तो वो उसे लेकर नदी किनारे गया जहाँ हेनरी ने मछलियां पकड़ी ताकि आज का नाश्ता वो कर सके। लेकिन जब वो वापस आए तो उनके टेंट के पास एक अनजान शख्स खड़ा मिला जो शायद कुछ ढूंढ रहा था। हेनरी ने फौरन रेज से कहा कि तुम अंदर जाओ, पर वो इनकार कर देती है और वहीं खड़ी रहती है। वो बुजुर्ग शख्स हेनरी से पूछा, क्या तुम लोग यहीं रहते हो? तो वो कहता है कि हाँ, पर आपको क्या चाहिए? तो वो जवाब में कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहीं टहल रहा था, तुम्हारा ये टेंट दिख गया। उसने पूछा कि तुम कितने लोग यहाँ रहते हो? हेनरी ने बताया कि मैं और मेरा बेटा और एक मेरा दोस्त है जो अभी लकड़ियां लेने गया है। ये सुनकर वो शख्स बोला, वो तो ये तुम्हारा बेटा है? अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो चला गया, पर उसके जाने के बाद हेनरी रेज पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना था। तो रेज कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे खुद भी फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, तभी वो सही और गलत में फैसला कर पाएगी। मुझे वो शख्स से कोई खतरा नहीं लगा, इसीलिए मैं अंदर नहीं गई। हेनरी को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। लेकिन बाद में हेनरी को भी समझ में आ गया कि वो सच में बड़ी हो गई है, इसीलिए उसे अब आजादी चाहिए। अब वो उसे बांध कर नहीं रख सकता ऐसे किसी जानवर की तरह, लेकिन अभी वो उसके साथ ही रहेगा, उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि अब उसे कुछ दिन और लगेंगे बड़े होने में। रेज भी मान गई। दोनों ने अब उस जगह को खाली करने का फैसला किया क्योंकि उस बुजुर्ग शख्स को पता लग चुका है। तो हो सकता है कि वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाए। इसके लिए आने से पहले उन्हें दूसरी जगह पर जाना होगा जो कहाँ है उन्हें खुद भी नहीं पता, बस उन्हें चलते रहना होगा। अपने सारे सामानों को इकट्ठा करने के बाद ये लोग निकल पड़े एक नई आशियाने की ओर जो बहुत दूर जाकर इन्हें फाइनली मिल जाता है। दरअसल ये एक पुराना घर था जिसमें शायद अब कोई रहता नहीं है, इसीलिए उसे अब ये दोनों अपने घर बना लेते हैं। हेनरी बाहर ही एक पेड़ के नीचे अपने सामानों को रख देता है क्योंकि अगर इस घर में किसी ने हमला किया तो वो बाहर से भागते हुए अपने सामानों को लेकर भाग सकते हैं, वरना घर में सामान रखा तो देर लग जाएगी। हो सकता है तो वो सब लूट कर भी ले जाए। उसने एक तत्काल गेट भी बना दिया पीछे की तरफ। अब जब शाम में वो खाना बना रहा होता है तभी रेज ने सीटी बजा दी जो खतरे का संदेशा था। वो भागते हुए उसके पास आया। दरअसल उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तो लाश थी वहां पर। करीब जाने पर पता चला ये माँ बेटी है, पर हेनरी को पता था कि इनकी मौत प्लाग के कारण नहीं हुई बल्कि इनके साथ घिनौना काम किया गया। कई साल तक इन्हें यहीं कैद करके रखा गया है और जब ये मर गई तो इन्हें यहीं पर छोड़ दिया गया, इसीलिए इनकी ऐसी हालत हो गई है। ये दुर्दशा देखकर रेज के मन में कई सारे सवालों ने घेरा बना लिया। उसे काफी कुछ जानना था अपने पिता से, पर हेनरी भी पीछे नहीं हटता। उसने उसके सारे सवालों का बड़ी ही नरमी और सूझबूझ के साथ जवाब दिया। सबसे पहले उसने पूछा, आखिर उनकी मौत कैसे है? क्या वो माँ बेटी थी? हेनरी ने बताया कि इस दुनिया में प्लाग के अलावा भी कई सारे ऐसे खतरे हैं जो सिर्फ अब औरतों के लिए है, क्योंकि दुनिया की आबादी में से औरतों का हिस्सा अब खत्म हो चुका है, जिस कारण मर्द उन्हें भूखे भेड़ियों की तरह ढूंढ रहे हैं ताकि उनके साथ वो सब कुछ कर सके जो उसे करने की इजाजत नहीं है। जो हमें नीचे लाश मिली वो माँ बेटी थी जो यहाँ सालों से रहती हुई आ रही है, पर शायद लुटेरों ने हमला किया होगा फिर उन्हें बंदी बना लिया होगा। रेज का मानना है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते होंगे। उसके पिता ने जवाब दिया कि हाँ ऐसा भी है, लेकिन अब हम ये साबित करने में लग गए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है तो हम खुद खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जब तक ये प्लाग खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को ऐसे ही जीना होगा। रेज परेशान हो गई, ऐसी चुपचाप रहकर। उसे अब आजादी चाहिए थी, भला वो किसी से क्यों डरे। पर हेनरी जानता है कि वो अभी छोटी है, भले ही उसकी सोच उससे अलग है, लेकिन वो दुनिया के रीति रिवाजों को अभी समझती नहीं। दूसरे दिन जब ये लोग सोकर उठते हैं तो हेनरी और वो कुछ सामानों को लेने के लिए पास के गांव में जाते हैं। अब उसने रेज को पूरी तरह से लड़के का हुलिया दे दिया, पर ये चीज अब रेज को बेकार लगने लगी है। वो अब और ऐसे जीना नहीं चाहती, लेकिन क्या करे, वो पिता से मजबूर है। ये लोग अब ग्रोसरी में जाते हैं जहाँ सिर्फ आदमियों को देखते हैं जो औरतों वाले काम भी कर रहे थे। क्या करे, औरतों तो बची नहीं। जब इन दोनों की बिलिंग की बारी आई तो कैशियर ने हेनरी से पूछा कि ये कौन है। उसने एकदम शांति से बताया कि ये उसका बेटा है, प्लाग से 1 साल पहले पैदा हुआ। ये सुन कैशियर कहता है कि काफी छोटा है तुम्हारा बेटा, लेकिन अब तो कुछ नहीं बचा इस संसार में। बिना औरतों की दुनिया तो बोरिंग सी हो गई है, पर मैंने सुना है कि चाइना वालों ने आर्टिफिशियल वुमेन को बनाया जो एकदम रियल औरतों की तरह होती है और उनकी तरह बातें भी करती है। अब ये सुन रेज कुछ बोलना चाहती तो है, लेकिन उसके पिता ने उसे बाहर किसी से भी बोलने से मना किया क्योंकि हो सकता है कि वो लोग उसकी आवाज से उसे पहचान ले। सामान को लेने के बाद ये लोग लाइब्रेरी जाते। बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसकी जिद पर वो यहाँ आई ताकि कुछ किताबों को ले सके। अब हेनरी ने भी बुक ले ली जिसमें बताया गया कि कैसे एक पिता अपनी बेटी की देख रेख कर सकता है। दरअसल उसे लगता है कि वो अभी तक अपनी बेटी को सब कुछ नहीं बता पाया, लेकिन आज जब वो घर गया तो उसने पूछा कि उसका क्या ख्याल है उस कैशियर की बात पे।
क्या सच में चाइना ने ऐसी औरतें बना दी है? पर रेज का मानना कुछ और है। उसने किताब में काफी कुछ पढ़ा है जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में भी है। उसे पता है कि वो औरतों को कभी नहीं बना सकते, सिर्फ एक डॉल की तरह रहेंगी वो। पर ये चीज हेनरी को नहीं बताती, लेकिन आज हेनरी उसे खुद ही बता देता है कि आने वाले समय में उसके शरीर में कुछ बदलाव आएंगे जो सभी के साथ होते हैं, पर उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल है। और हाँ, वो आर्टिफिशियल डॉल कभी रियल वुमेन नहीं बन पाएंगी, कभी वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए हमेशा सच जानने की कोशिश करना और कभी भी ऐसी अफवाहों पर यकीन मत करना। इसके बाद रेज उसे रेसिज्म के बारे में पूछती है तो इसका भी वो जवाब काफी अच्छे से देता है कि रेसिज्म अब इस बर्बाद हुई दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, परंतु जब ये पृथ्वी सही थी तब ये चीज काफी लोग एक दूसरे के धर्म, उसके कलर, उसकी बोली के आधार पर उसे चिढ़ाया करते थे। उसके साथ गलत काम होते हुए ये सब कुछ गलत है। आखिर हम तो इंसान ही है ना, हमें दूसरे भी इंसान को समझना चाहिए। रेज समझ गई, लेकिन आज उसे जानना था कि उसकी माँ कैसी दिखती है क्योंकि उनके पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। हेनरी ने बताया कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, तुम्हारी तरह एकदम, और मैं उसे तभी उतना प्यार करता था जितना आज करता हूँ। जिसमें रेज ने तुरंत कहा कि मरे हुए लोगों से कैसा प्यार कर सकते हैं डैड? जिसके बाद में उसने कहा लोग मर जाते हैं पर उनके लिए प्यार नहीं मरता, वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं जिससे कि इनके रिश्ते में और गहराई आती है। हेनरी खुश था कि आज उसने काफी कुछ उसे बताया। थोड़ी देर के बाद जब वो कुछ देख रहा था कि तभी गेट पर कुछ लोग आते हैं जिनका कहना है कि उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या उनके पास एक्स्ट्रा है? हेनरी मना कर देता है, पर वो लोगों से विनती करते हैं कि प्लीज हम बहुत दूर से आए, यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। वो पैसे भी देने को तैयार थे लेकिन ये फिर भी इनकार कर देता। तो उस शख्स में से एक आदमी कहता है कि तुम वही हो जो आज सुबह एक छोटे बच्चे के साथ ग्रोसरी लेने आए थे। अब इतना सुनते ही हेनरी एकदम चौंक जाता है और फौरन छुपी हुई रेज को बाहर निकालता है और उसी इमरजेंसी गेट से पीछे से निकल जाता है जो उसने पहले से बनाया था। दोनों फौरन जंगल में चले जाते हैं तो वहीं ये लोग गेट को तोड़कर अंदर घुसते हैं। टोटल 4 लोग थे जो इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि ये हो सकता है कि उस कैशियर ने भाप लिया, ये रेज एक लड़की है और उसी ने भेजा उन लोगों को। खैर, तो अब जंगल में जाने के बाद इन्हें अपने सामने एक बड़ा सा चर्च दिखाई देता है जिसके अंदर कोई नहीं था। तो ये दोनों आज की रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं, पर रेज को जानना था कि आखिर वो लोग कौन थे और हम उसे बचकर क्यों भाग गए। तो उसने बताया कि वो असल में लुटेरे थे जो दूसरे लोगों को सामान लूटते हैं और फिर उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं। अगर उन्हें हाथ कोई लड़की लग जाए तो वो न जाने उनके साथ क्या क्या करते हैं। ये सुन रेज बोली कि अगर आप नहीं होते डैड तो मैं खुद को कैसे बचाती, लेकिन हेनरी का कहना है कि वो उसे कभी भी कुछ नहीं होने देगा क्योंकि उसके लिए उसकी जान से कीमती उसकी जान है। अब यहाँ उसे पता चल गया है कि इस टाउन में रहना सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ के लोगों को पता चल गया हो कि यहाँ पर कोई लड़की रहती है तो वो शायद अगली बार ज्यादा लोगों की तादाद के साथ यहाँ पर आए। इसीलिए हमें अब इस जगह को छोड़ना होगा, वरना कल वो और भी ज्यादा लोगों के साथ यहाँ आ सकते हैं। हेनरी अपनी माँ के घर जाने का फैसला करता है जो सबसे सेफ, पर वो पहाड़ की उस साइड और वहां तक पहुंचने में इन्हें कई दिन लग सकते हैं। अगर पैदल जाए तब और ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। सफर शुरू हो जाता है, इनके पास जितना भी जरूरत का सामान था उसे ये ले लेते हैं, लेकिन रेज बोलती है हमें जो कुछ भी खरीदना था सब कुछ उस घर में ही रह गया। तो उसके डैड उसे समझाते हैं जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले का सोचो। सर्वाइवल में हमें प्रेजेंट में जीना पड़ता है, ना कि कल या फिर आने वाले कल में। हमारे पास जितना भी सामान है हमें उन्हीं के साथ जीना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब एक दिन जब ये पुराने से घर के बाहर होते हैं तो रेज अपने पिता से पूछती है अगर सबसे सेफ वही नानी का ही घर है तो हम लोग इतने दिन से यहाँ भटक क्यों रहे? तो वो बोला कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ एक बार अगर पहुंच गए तो फिर हम हर चीज से दूर हो जाएंगे, ग्रोसरी, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, सब चीजों से, क्योंकि वहाँ की टाउन बहुत ज्यादा दूर। चलते चलते इन लोगों को एक कार दिख जाती है, ये उसे लिफ्ट मांगते हैं। कार के अंदर एक जवान लड़का था जो अपना नाम हाउन बताता है। वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था जहाँ इन लोगों को जाना है। हाउन ने बताया कि उन लोगों ने एक जगह बनाई है जहाँ पर कई सारे लोग साथ में रहते हैं, जिसमें औरतें भी है जो कि बंकर में रहती है और अभी तक जिंदा भी है। हमने वहाँ सब कुछ अपने तरीके से किया, सब्जियां उगाई, यहाँ तक की बिजली भी हमने बनाई है, तो अगर आप लोगों को भी वहाँ चलना है तो चल सकते हो। एक बारी तो हेनरी के दिमाग में आया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जितनी भी औरतें बंकर में होगी वो सभी प्लाग से इन्फेक्टेड, अगर हम वहाँ गए तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन उसने कार को रोकने को कहा और हाउन को दूर ले जाकर उसे बस इतना ही कहा मुझे कार चाहिए तुम्हारी, अब इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़े, तुम्हें मारना पड़े, सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। हाउन लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उसने चाबियां दे दी। ये लोग कार लेकर फौरन नानी के घर तक पहुंच गए, लेकिन गेट पर जाने पर उन्हें पता चला कि अंदर 3 बूढ़े आदमी रहते हैं जो यहाँ 4 सालों से रह रहे। जब हेनरी ने बताया कि ये घर उसकी माँ का है तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि अब वो इसके मालिक है, लेकिन हाँ अगर उन्हें यहाँ एक रात गुजारनी है तो वो गुजार सकते हैं। ये दोनों ऊपर वाले रूम में चले गए। हेनरी को इन लोगों पर यकीन नहीं था, इसीलिए उसने गेट पर एक्स्ट्रा लॉक लगा दिया ताकि किसी भी तरह कोई भी हरकत करने की अगर कोशिश करे तो वो चौकन्ना हो सके। सोने से पहले रेज ने अपने पिता से पूछा कि आखिर ये सब कब तक ऐसे चलता रहेगा, क्या कभी वो लोग नॉर्मल जिंदगी को जी पाएंगे? जवाब आता है कि हाँ क्यों नहीं, उम्मीद पे दुनिया का है, हमें बस उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। सुबह होने पर उन तीनों को यकीन हो गया कि ये लोग अच्छे हैं। दरअसल हेनरी ने झूठ कहा था कि ये एलेक्स है उसका बड़ा बेटा, जैसे कि वो हर जगह कहता है, लेकिन उस दिन के बाद से वो कुछ और दिन गुजारने का मन बना लेता है क्योंकि हेनरी को भी वो लोग सही लगने लगे थे। धीरे धीरे रेज भी उन तीनों के साथ अच्छे से घुलने मिलने लगी थी, यहाँ तक कि टॉम ने उसे शिकार करना भी सिखाया। 1-2 महीने ऐसे बीत जाते हैं, फिर एक दिन टॉम हेनरी के पास आकर कहता है कि एलेक्स तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि बेटी है ना। हेनरी हैरान एकदम से, उसने फौरन कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो, वो मेरा बेटा ही है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। पर दोस्तों टॉम ने हेनरी की आंखों को देख समझ लिया कि वो झूठ कह रहा है।
उसने बताया कि घबराओ मत, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। दरअसल मेरा भी एक छोटा सा परिवार था, लेकिन जब ये प्लाग फैला तो मेरी बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद मेरी 2 बेटियां जिंदा थी, पर एक दिन मेरे घर में लुटेरे घुस आए। उन्होंने उन दोनों को मेरे सामने खूब मारा पीटा, अपने साथ ले गए। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत कोशिश की किसी भी तरह करके उन्हें ढूंढ लूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। इसीलिए मैं तुम्हारे इस दर्द को समझ सकता हूँ। तुम अपनी बेटी को उन मर्दों से दूर रखने के लिए इतना सब कुछ कर सके, पर तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या? तुमने खुद को भी खुश रखना है ना। हैनी ने आज जाकर पहली बार बताया कि हाँ वो मेरी बेटी है, और मेरी जिंदगी का क्या? मैं तो तब तक खुश हूँ जब तक वो खुश है। मैं उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। उसकी बातें सुन टॉम ने उसे अपने परिवार की तस्वीर दिखाई, जिसमें सब कुछ बहुत खुश थे, लेकिन एक बीमारी ने उनके पूरे परिवार को उससे छीन लिया। उसकी बातें सुन हैनी को बहुत बुरा लगता है। खैर कुछ समय और बीत जाते हैं और इस तरह अभी तक कोई खतरा इनके आसपास नहीं था। लेकिन एक दिन टॉम बताता है कि मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में एक जगह है जहाँ पर औरतों को रखा गया है और उन्हें सुरक्षा भी दी गई है। वो जगह उनके लिए सेफ है। हेनरी भी इस जगह के बारे में सुना था, लेकिन उसे ये यकीन नहीं था कि वो जगह सच में है या नहीं। हो सकता है कि ये अफवाह हो जो मर्दों द्वारा फैलाई गई हो ताकि वो अपना शिकार कर सके। हेनरी का कहना था उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी नहीं। उसकी ये बातें कुछ दिन बाद सच भी हो जाती है, क्योंकि उन तीनों में से एक ने उसे धोखा दे दिया। वो था कैल्विन, जिसे जब पता चला कि रेज एक लड़की है तो उसने अपने कुछ लोगों को बुला लिया, जिन्हें आता देख हेनरी समझ गया कि किसी ने धोखा दिया। इसीलिए वो फौरन रेज को लेकर ऊपर गया, वहां उसे नीचे पर। वो वहां से उसे नीचे फेंकना चाहता था, लेकिन ऊंचाई काफी ज्यादा थी तो उसे डर था। पर हेनरी उसके हाथ छोड़ने को कहती है और वो छोड़ देता है। वो सीधा नीचे जा गिरी। हालांकि इसमें उसे कुछ चोटें तो आई थी, लेकिन वो सही सलामत थी। इतने में ऊपर एक आदमी आ गया। उसके और हेनरी के बीच लड़ाई होने लगी, पर हेनरी ने उसे मार गिराया। फिर वो नीचे गया, वहाँ एक और आदमी था, उसे भी थोड़ी मेहनत के साथ मार डाला उसने, लेकिन उसने टॉम और मैथ्यू को भी मार दिया। पर कैल्विन वहां नहीं था, यानी कि वो धोखेबाज था। उसे अपने ही दोस्तों को धोखा दिया सिर्फ एक लड़की के लिए। हेनरी अब मेन गेट से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी जो बाहर ही खड़ा था उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। दोनों में इस बारी बहुत भयंकर लड़ाई होती है। हेनरी पहले से काफी घायल था, इसीलिए वो लड़ नहीं पा रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि उसे ये लगने लगा कि अब उसकी बेटी को अकेले ही जिंदा रहना पड़ेगा, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि उसे अब सब कुछ सिखा दिया है। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी वहां रेज आ गई। उसने एम किया और शूट करके उस आदमी को मार दिया। टॉम की बदौलत ही है, उसने उसे शिकार करना सिखाया था और आज उसे इस बदौलत उसे अपने पिता को बचा लिया। वो अब हेनरी को सहारा देकर पास के एक केबिन में लेकर जाती है, जहां वो उसके घावों पर मरहम पट्टी करती है। लेकिन दर्द इतना ज्यादा था, हेनरी भी होश हो चुका है। अब जब घाव के आराम होने पर उसकी आंख खुली तो वो अपने आसपास रेज को नहीं देखता। उसे लगने लगा कि कहीं वो लोग उसे उठा तो नहीं ले गए। फौरन वो उसी हाल में बाहर आया और इधर उधर उसे देखने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी सामने अपनी बेटी पर, जो एक शिकार करके उसे घसीट कर लेकर आ रही थी। ये देख हेनरी का मन पूरी तरह से भावुक हो जाता है, क्योंकि अब उसकी बेटी सच में बड़ी हो चुकी है। वो सब कुछ सीख गई है जो कुछ भी उसने उसे सिखाया था, और यही देखकर उसे उस पर बहुत गर्व होता है। खुशी के मारे वो उसे गले से लगा लेता है। दिन बीतना शुरू हो जाते हैं। रेज अपने पिता का बखूबी ख्याल रखती है, उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन अब दिन ब दिन हेनरी की हालत बेकार होती जा रही है। उसे अब मालूम पड़ गया है कि वो ज्यादा दिन खुद को जिंदा नहीं रख पाएगा। इसीलिए उसने अपनी बेटी से उस जगह का जिक्र किया जहाँ पर औरतें सेफ है। वो वहां पहुंचकर खुद को सुरक्षित रख सकती है। पर रेज को मालूम है कि अब कोई जगह सेफ नहीं है। इस संसार में उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा जब तक वो जिंदा है, और हो सके तो खुद भी ख्याल रखना पड़ेगा। हेनरी रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लेता है, क्योंकि अब वो कुछ ही दिन का मेहमान है। पर उसे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अब उसकी बेटी खुद का अच्छे से ख्याल रख सकती है और अपने आप को सुरक्षित भी रख लेगी। पर हेनरी उसे यहाँ और रहने को मना करता है। उसने उससे कहा कि अब वो उसी जगह पर जाए जहाँ वो बंकर बने। उसे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा नहीं और यहाँ रहना सेफ नहीं है। रेज ने अपने पिता की बात मान लिया और कहा कि ठीक है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और नम आंखों के साथ रेज उस केबिन से निकल जाती है। हेनरी वहीं लेटा अपनी मौत का इंतजार करना शुरू कर देता है, जिसके साथ इस कहानी का यही पर अंत हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।